तो चलिए स्टूडेंट्स, अब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिटेल में इसको पढ़ना चाहिए और हम लोग आज पढ़ेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉमन एक पासेज वे होता है जो कि इनहेल्ड एयर और फूड दोनों के लिए होता है। तो ये आपको इस तरह का शेप ऊपर में दिखाई दे रहा है, इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। और इससे नीचे जस्ट बिलो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम इसोफेगस बोलते हैं। इसमें हमारा फूड ट्रेवल करता है, फेरिंग से होते हुए इसोफेगस में ही आता है। तो इसोफेगस में आता है, किसके वजह से आता है? तो फेरिंग्स के वजह से ही आता है। फेरिंग्स अगर हेल्प ना करे फूड को मेस्टिकेटेड फूड को ट्रेवल करने में, तो वो नीचे नहीं आ सकता है। इसके बाद देखिए यू शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम स्टमक बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट देखिए रेड आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको लीवर बोलते हैं। एक चीज मैं बता देता हूँ, लीवर जो होता है आपके पूरे बॉडी में सबसे लंबा ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, ठीक है। और ये रिजनरेटिव होता है। अगर आपकी लीवर खराब हो गई है, लीवर का कुछ हिस्सा खराब हो गया है, तो सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स उसको हटा देते हैं, उस खराब पार्ट्स को, और धीरे धीरे टाइम टू टाइम जो आपका लीवर होता है वो रिजनरेट कर जाता है। जैसे आपने देखा होगा छिपकली की टेल जब कट जाती है, पूंछ जब कट जाती है, तो समय के साथ उसकी पूंछ आ जाती है। उसी तरह से ये भी रिजनरेट करता है, ठीक है। और ये सबसे लंबा ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड आपके बॉडी में होता है। ये गॉल ब्लैडर, जिसको पीत की थैली हम बोलते हैं, और ये पैनक्रियाज, ठीक है। और ये लीवर जो होता है ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। और पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रियाज जो होता है पैनक्रिएटिक जूस को सेक्रेट करता है। मैं आपको बता देता हूं, पैनक्रियाज जो होता है वो पैनक्रिएटिक जूस और इसके साथ साथ हार्मोन्स को भी करता है, इंसुलिन हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन। ये दो तरह के हार्मोन और कुछ जूसेस को सेक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। ये हल्का ग्रीनिश टाइप का होता है, ठीक है, पैनक्रियाज। इसके नीचे देखिए जस्ट लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपके ज्यादा चौड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं ट्यूब, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और इसके जस्ट अंदर ये क्वाइल्ड लाइक जो स्ट्रक्चर है आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद रेक्टम। तो रेक्टम का काम मैंने आपको बताया था, ये कुछ समय के लिए लिक्विड मटेरियल्स को अपने पास रख लेता है, ठीक है। और ये एनएस, जहां से एक्सक्रेशन आप करते हो, ये आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो गया। इधर आते हैं अपेंडिक्स, इसका काम मैं बताऊंगा डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। और ये अपेंडिक्स है, ये लेफ्ट साइड में होता है, माफ करिएगा राइट साइड में होता है। और जो रेक्टम होता है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो चलिए इसको अब डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, जान लेते हैं। इंग्लिश में ज्यादा नहीं बोलूंगा, हिंदी ज्यादा बोलूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कितना समय कहाँ लगता है डाइजेस्ट होने में फूड को, सारा चीज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसोफेगस में जब हमारा फूड इंटर कर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद स्टमक में हमारा फूड आएगा। यहाँ पे HCl होता है पहले से प्रेजेंट, और स्टमक के इनर लाइनिंग के पास म्यूकस होता है, म्यूकस का लेयर। तो ये दोनों क्या करेंगे, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं। ये अटैक कर देते हैं फूड के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ताकि फूड टूट जाए, ठीक है, ब्रेकडाउन हमारा स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे लगभग 4 घंटा हमारा फूड रहता है, ठीक है, स्टमक में। इसके बाद जब ब्रेकडाउन हो जाएगा धीरे धीरे, तो जैसे जैसे ब्रेकडाउन होता है वो नीचे यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फूड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और इसी समय लीवर से बाइल जूस का सेक्रेशन होता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस का, ठीक है, ताकि फूड
डाइजेस्ट हो सके। और बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि आप खुद से बुक में पढ़ सकते हैं, तो वो सारे हेल्प करते हैं डाइजेस्ट होने में फूड को। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा है इसमें इंटर करता है। ठीक है, यहाँ पे इंटर करने के बाद फूड लगभग 4 से 4.5 घंटा यहाँ भी रहेगा। यहाँ पे समय सबसे ज्यादा लगता है और कंप्लीट डाइजेशन भी यही होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा समय यही लगेगा 4 से 4.5 घंटा। क्यों? क्योंकि ये घुमावदार है, ये थोड़ा सा कठिन है यहाँ पे। ठीक है, रास्ता, तो यहाँ पे थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। फिर यहाँ से एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक लार्ज इंटेस्टाइन में फूड हमारा इंटर नहीं करेगा तब तक एनएस से वो एक्सपेल्ड आउट नहीं हो सकता है, क्योंकि वही एक रास्ता है। तो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में फूड इंटर करती है और फिर यहां से एनएस के थ्रू बाहर हो जाती है और रेक्टम कुछ समय के लिए लिक्विड मटेरियल्स को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये है डाइजेशन। आपने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े थे, 3 इसके पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन प्रॉक्सिमल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूडोनम। मिडिल को क्या बोलते हैं? जेजनम। और थर्ड जो लास्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इलियम। और इलियम सबसे लंबा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था और एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं अभी। ठीक है, तो ये चीज है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, कंप्लीट डाइजेशन अगर कोई पूछे आपसे या कभी भी क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन कितना समय लगता है, कंप्लीट डाइजेशन होने में कितने आवर्स लगते हैं, तो आप बता सकते हैं इसको 11 to 12 आवर्स। ओके, क्यों? कहीं कहीं 11 घंटे बुक में दिया गया है, कहीं 12 घंटे लिख दिया गया है। तो इसका कारण ये है, रीजन ये है कि आप कभी कभार कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, जैसे नूडल्स खा लेते हो, मैगी खा लेते हो। ठीक है, आजकल के बच्चे तो बहुत है ना फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मम्मी पापा जो घर में बोलते हैं खाने के लिए, मम्मी बोलते हैं बेटा खा लो, तो आप लोग तो सुनते नहीं है। तो आप लोग ज्यादातर फास्ट फूड पे ध्यान देते हो जो बच्चे, तो वो कभी कब आपको लगता है कि ये तो मैगी है, ये तो बहुत सॉफ्ट है, खा लेते हैं, तुरंत अंदर चला जाता है। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको आधा से 1 घंटा ज्यादा टाइम चाहिए डाइजेस्ट होने में। ठीक है, इसीलिए लगभग 1 घंटा ज्यादा टाइम वो लग जाता है। इसीलिए कहीं कहीं 11 घंटे, कहीं 12 घंटे लिख गया है। अगर बुक में या फिर कहीं एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आप 12 आवर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सिंपल जो फूड है वो तो नॉर्मल जो टाइम लगता है वो ही लगेगा, लेकिन अचानक आप कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तबीयत भी खराब हो सकता है। डाइजेशन में तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता ही है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अपेंडिक्स का जो काम था वो आपने सुना होगा, पहले के जमाने में जब ईयरली मैन थे तो उस समय अनकुक्ड फूड खाते थे। ठीक है, जैसे टाइगर लायन जाकर के किसी और जानवर के ऊपर अटैक कर देता है, उसी तरह से ईयरली मैन जो थे, जिनको हम होमो हैबिलस के नाम से जानते हैं, उनका साइंटिफिक नेम था होमो हैबिलस। आज हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो इनको हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो होमो हैबिलस लोग जो थे, ईयरली मैन जो थे, वो हंट करते थे। ठीक है, किसी जानवर को मार देते थे और उसको पकड़ के लाते थे और ऐसे ही खा जाते थे बिना पकाए हुए। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा साइंस आगे बढ़ा, या हम बोल सकते हैं उनको जैसे जैसे दिमाग हुआ, बुद्धि हुआ, वैसे वैसे सारा काम हुआ। पहले फायर का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे काम हुआ। फिर आग जब मिला उनको तो वो क्या करते थे, काफी ऊंचाई पे फूड को लगा दिया करते थे और थोड़ा सा नीचे आग जलाते थे। तो उससे क्या होता था, थोड़ा थोड़ा जो नीचे वाला हिस्सा था, ठीक है, फूड का, वो पक जाता था, कुक हो जाता था, ऊपर वाला हिस्सा ऐसे रह जाता था। तो अनकुक्ड फूड खाते थे वो। ठीक है, तो अपेंडिक्स का काम ये था कि अनकुक्ड फूड को फुली डाइजेस्ट करना। ठीक है, उस समय काम करता था अपेंडिक्स। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज तो हम फुली कुक्ड फूड खाते हैं, अच्छी तरह से इसको पका के खाते हैं, तो हमको अब अपेंडिक्स का कुछ काम रह नहीं गया है। ठीक है, इसीलिए सारे बॉडी में ये बेकार पड़ा हुआ है। कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है अपेंडिक्स के कारण, तो आपको पता है कि सर्जरी कराना पड़ता है। इसका लास्ट वही ऑप्शन है, आपको सर्जरी ही कराना पड़ेगा। ठीक है,
इन्फेक्शन होता है फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो या फिर कंटामिनेटेड फूड खाते हो, कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक कर लेते हो ज़्यादातर, तो उससे ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर डॉक्टर का सलाह लेना होगा आपको और सर्जरी कराना होगा। ठीक है, और समय के साथ साथ अगर आपने नहीं सर्जरी कराया तो आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, आप मर भी सकते हो। तो अपेंडिक्स का उस समय काम था, अर्ली मैन के लिए फायदेमंद था क्योंकि वो अनकुक्ड फूड खाते थे। हमारे लिए तो कुछ है नहीं क्योंकि हम फुली कुक्ड फूड खाते हैं। थोड़ा सा अगर चावल कच्चा है या कुछ भी रोटी ठीक से नहीं पकी है तो हम बोलते हैं कि ठीक से बना हुआ नहीं, मम्मी को बोलते हैं या फिर किसी को भी बोलते हैं, तो हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो आज इसका कोई रोल नहीं है। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, इसको आप ठीक तरह से देख लीजिए। मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं बनाया है इसीलिए, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, आप एग्जाम में भी इसको बना सकते हो, आपको पूरी नंबर मिलेगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके इसको बना लीजिए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।